Hey guys, so in today's video we will analyze Suryodaya Small Finance Bank. ठीक है. So Suryodaya Small Finance Bank का देखूँ तो they are present in around 15 states and they have around 708 banking outlets. They are top states देखूँ तो that is your महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा and यूपी. ठीक है. इनका AUM का साइज इज अराउंड 9,500 करोड़. ठीक है. एंड इनका जो लोन बुक का जो ग्रोथ था दैट वाज आल्सो अराउंड 26% YoY. मतलब ये ऐसे अब एब्सोल्यूट नंबर्स में देखो तो दैट इज़ वेरी गुड. बट इनका पहले गाइडेंस था कि दे वुड ग्रो बाय अराउंड 30-35% का जो ग्रोथ आएगा लोन बुक में, वो अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 22-25% फॉर FY25. फिर डिसबर्समेंट्स का ग्रोथ देखूँ तो दैट वाज अराउंड दैट डिसबर्समेंट ग्रोथ ही नहीं था, डी ग्रो 18% वाई. कोई सब कंपनीज का ऐसा है, इसका खाली इसका नहीं है. मतलब ऑल द कंपनीज इन दिस सेक्टर आप ले लो, उज्जीवन ले लो, इक्विटास ले लो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो. उत्कर्ष का तो अभी रिजल्ट नहीं आया, बट हाँ उनका भी मतलब डिसबर्समेंट सबका स्लो डाउन ही हुआ पूरा माइक्रो फाइनेंस स्पेस में. मतलब इनका जो लोन बुक का जो मिक्स भी देखूँ ना तो 53% ऑफ द बुक जो है दैट इज इनटू योर IF इज बेसिकली योर इंक्लूसिव फाइनेंस. ठीक है. इंक्लूसिव फाइनेंस मतलब ये जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो सेगमेंट है, मतलब गांव की औरतों को मतलब जो लोन देते हैं एक सेंटर पे बुला के, तो दैट इज अराउंड 53% के अंदर 45% इज योर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप एंड 55% रिमेनिंग इज योर विकास लोन. ठीक है. विकास लोन इज बेसिकली जो ग्रेजुएटेड कस्टमर, मतलब अगर एक कस्टमर है, ठीक है, उसने मुझे जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोन सब टाइम पे किया, 1-2 साइकिल ऐसा हो गया, उसके बाद अगर उसको अगर टॉपअप और चाहिए लोन तो दैट कम्स इनटू योर विकास लोन. तो दैट इज़ 55% जो IF के अंदर है. तो दैट इज़ पूरा अनसिक्योर्ड. 53% ऑफ द बुक IF का दैट इज़ अनसिक्योर्ड. एंड जो दूसरा जो सेगमेंट है 47% इज योर रिटेल एसेट्स. रिटेल एसेट्स में आ गए आपके 2 व्हीलर लोन हो गया, होम लोन हो गए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, कमर्शियल व्हीकल लोन हो गए, MSME लोन्स हो गए. तो दैट इज़ 47%. तो वो सिक्योर्ड है. बट हम लोग ने जो जना बैंक था उनका 30% ही अनसिक्योर्ड था एंड रिमेनिंग 68-70% वो सिक्योर्ड. इनका 50% के आसपास इज अनसिक्योर्ड, 53% इज अनसिक्योर्ड एंड 47% इज सिक्योर्ड. तो मतलब इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा टेक्निकली अगर देखो तो भी इनका देख लेते हैं. नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था 9%. पीपॉप जो होता है प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट डी ग्रो 38%. मतलब वहाँ पे ही डी ग्रोथ आ गया. मतलब अभी आगे जाके तो पैट तो डी ग्रोथ ही होगा. तो पैट डी ग्रो 40% YoY. एंड उनका अगर लायबिलिटी साइड में भी देखूँ तो डिपॉजिट्स का ग्रोथ था 50% YoY. मतलब अच्छा ग्रोथ था. मतलब लायबिलिटी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कासा रेशियो भी उनका अराउंड 19.5% था वर्सेस 17.8%. तो यहाँ पे भी कासा रेशियो भी बढ़ रहा है. फिर उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, दैट वाज अराउंड 94.8% वर्सेस 98% क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, मतलब इफ़ आपका मतलब आप इफ़ यू आर अ बैंक, ठीक है, एंड आपने सब कैलकुलेशन किया कि दिस मंथ आई शुड रिसीव 100 रुपीज़ एज द EMI क्यूमुलेटिव फ्रॉम ऑल कस्टमर. मतलब 10 कस्टमर है, सब 10-10 रुपया देंगे आपको, तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी हो जाएगा. आपका जो टोटल अमाउंट जो आपको कलेक्ट करना है दैट वुड बी 100. बट उसमें से समझ लो 1-2 कस्टमर ने नहीं दिया तो आपको मिला खाली 80 रुपीज़. तो कलेक्शन एफिशिएंसी कितना हो गया, 80%. ऐसा देख लो फॉर अ मंथ. तो इनका ही दैट इज 94%, 94.8 वर्सेज 98.4. तो मतलब वो भी थोड़ा कम हुआ है. फिर कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज अराउंड 76 वर्सेज 61% YoY. कॉस्ट टू इनकम क्यों बढ़ गया है, क्योंकि अभी कॉस्ट टू इनकम इज बेसिकली आपका जो पूरा जो कोर ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस होते हैं, लाइक योर सैलरीज हो गए, एम्प्लॉयज़ के जो देना है, रेंट्स हो गया, आपने कोई ब्रांच ऐड किया है तो वहाँ का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो इनकम होगा, तो दैट इज 76%. तो इनका बढ़ गया है. एंड लास्ट ईयर वो 61 था. क्यों बढ़ा है, क्योंकि उनका अभी एक्चुअली जो पूरा जो कलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, सबका एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है. तो वो लोग ने नए नए रिक्रूटर्स, मतलब नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया है जो कलेक्शंस पे अभी ज़्यादा ध्यान देंगे. तो मतलब कॉस्ट तो वहाँ पे बढ़ेगा, इसलिए उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बढ़ गया है. फिर उनका अगर यील्ड भी देखो तो यील्ड इज द रेट एट विच सूर्योदय विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स. तो दैट वाज अराउंड 18.3% वर्सेज 19.6 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो मतलब शार्प डिक्लाइन है पूरे यील्ड में. क्यों यील्ड में डिक्लाइन है, क्योंकि कोई कस्टमर पे नहीं कर रहा तो लोन, तो थोड़ा उनको कम करके दिया. तो वहाँ पे तो भी मतलब अभी भी प्रॉब्लम्स ही है.
फिर उनका अगर मैं देखूँ तो कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है दैट वाज एट अराउंड 7% वर्सेज 6.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एक जगह यील्ड का आपका कंप्रेस हो रहा है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपका बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज द रेट एट विच सूर्योदय विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर एनबीएफसीज हो गया। तो आपका जो यील्ड माइनस और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है तो स्प्रेड मिलता है आपको। तो इनका जो अगर निम्स देखूँ तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन दैट वाज अराउंड 8.4% वर्सेज 9.7 क्वार्टर क्वार्टर। वो भी कंप्रेसिव होगा क्योंकि अगर एक साइड आपका यील्ड कम हो रहा है एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट मार्जिन होगा दैट विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। इनका एसेट क्वालिटी देखूँ तो GNPA वॉज अराउंड 5.5% वर्सेज 2.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड NNPA वॉज अराउंड 3.1% वर्सेज 0.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इनका अगर देखूँ ना, इन्होंने एक क्या बोलते हैं डायरेक्ट इंश्योरेंस ले लिया था। मतलब अभी अभी आप एक कस्टमर हो, ठीक है, आपके अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो आप हमारे लिए कोलैटरल के जगह आपका घर रख सकते हो, ठीक है, एक एग्जांपल है। तो इनका एक होता है, आपका एक स्कीम होता है, इंश्योरेंस स्कीम जैसे ही बोल सकते हो, तो दैट इज योर CGFMU करके क्रेडिट गारंटी स्कीम होता है। कोई माइक्रो 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 लोन्स जो माइक्रो एंटरप्राइज जो ये जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के उसके लिए। तो उनका जो 53% जो बुक है जो अनसिक्योर्ड है उसमें से 95% ऑफ द मनी वो है उनको वो मिल जाएगा। दैट इज़ कवर्ड अंडर अ स्कीम है CGFMU करके, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, कुछ मालूम नहीं, माइक्रो यूनिट माइक्रो फाइनेंस का, मतलब उतना जानना नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस ले लिया है उन्होंने, तो उनको वो पैसा मिलेगा इन FY26 में मिलेगा। तो अभी अगर वो पैसा मिल गया, ठीक है, सब आ गया, परफेक्ट हो गया टाइम पे, तो अगर उनका एडजस्टेड अगर मैं देखूँ तो उनका GNPA वॉज अराउंड 2.6% हो गया। तो मतलब ऐसे तो कम हो गया कंपेयर टू कोलाश क्वार्टर एंड NNPL बिकेम लेस देन 0.1% वाई। मतलब ये तो अच्छा है कि अगर स्कीम में अगर पैसा आ गया टाइम पे एंड वो बोल रहे हैं कि आ ही जाएगा, बट कभी आएगा वो अभी FY26 में तो बोला है, बट विच क्वार्टर वी हैव टू सी इट एट। बट इनका अगर नॉर्मल अगर परफॉर्मेंस देखूँ तो वो खराब ही था ऐसे तो देखूँ तो। एंड पार 30 नंबर्स भी देखूँ तो दैट वाज अराउंड 4.1%। मतलब एक मिनट, पार 30 क्या होता है तो वो देख लेते हैं। पार होता है और पोर्टफोलियो एट रिस्क, ठीक है, पोर्टफोलियो एट रिस्क हो गया। फिर आपका एक होता है DPD, डेज पास्ट ड्यूज होता है। फिर आपका होता है SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये तीनों का मतलब सिमिलर ही है। पार 30 प्लस मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI, बट उन्होंने जो उनका जो अमाउंट था वो पे नहीं किया अभी तक। तो जो कस्टमर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो फॉल होता है ये 30 प्लस पार में। तो दैट वॉज अराउंड 4.1% जो अमाउंट है, वर्सेज लास्ट क्वार्टर था 3.4% एंड उसके पहले था 1.9%। तो मतलब आप देख रहे हो, मतलब और कस्टमर्स पे नहीं कर रहे, तो मतलब ख़राब हो रहा है क्वालिटी ऑफ द कस्टमर्स। एंड उनका थोड़ा देख लेते हैं, गाइडेंस उन्होंने रिवाइज किया है डाउनवर्ड्स। अभी उन्होंने FY25 का गाइडेंस क्या दिया, पहले बोला था Q1 में जब कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब ऑल कंपनीज वर ग्रोइंग 40% के आसपास ग्रोथ था। सूर्योदय ले लो, उत्कर्ष ले लो, जना स्मॉल भी 20-25% ग्रो कर रहा था। तो तभी उन्होंने गाइडेंस दिया था कि देयर AUM ग्रोथ वुड बी अराउंड 30-35%। फिर डिपॉजिट का ग्रोथ 40-45% है, अभी अराउंड 50% है, चलो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कासा रेशियो टू बी अराउंड 20%, उनका अभी 19-20% के आसपास ही है, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो बोला था 57-58%, अभी हो गया 63-65%। तो मतलब क्या, कॉस्ट टू इनकम का गाइडेंस उन्होंने, मतलब ऐसे तो मतलब ख़राब हुआ है क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है। निम्स का गाइडेंस था दैट इट वुड बी अराउंड 9.6-9.7%, अभी है अराउंड 9.2-9.5% कर दिया, रिवाइज डाउनवर्ड्स रिवाइज कर दिया। GNPA बोला था इट वुड बी लेस देन 2.5%, अभी कितना है 5.5% अभी, और उन्होंने गाइडेंस दिया कि वो इट वुड बी लेस देन 6%। NNPA का गाइडेंस था लेस देन 0.6% एंड अभी बोल रहे हैं कि लेस देन 0.35% रहेगा, लेस देन 3.5% रहेगा, ऐसा गाइडेंस पे बोला है। एंड ROE नंबर्स भी मतलब बहुत ही मतलब रिवाइज कर दिया डाउनवर्ड्स। तो ROE का रिवीजन कर दिया 10-11% वर्सेज 14-16% जो पहले बोला था। एंड ROA जो था दैट वुड बी अराउंड 1.4-1.5% वर्सेज 2.2-2.3%। मतलब सब जगह उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज ही किया है गाइडेंस। तो मतलब सबका ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही किया है। फिर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो दैट इज़ अ मार्केट लीडर इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, उनका तो 90% ऑफ द बुक इज इन टू माइक्रो फाइनेंस, मतलब पूरा अनसिक्योर्ड है। तो उन्होंने FY25 के लिए तो कम किया गाइडेंस, बट FY26 के लिए दे हैव इंक्रीज द गाइडेंस और डबल कर दिया गाइडेंस।
मतलब उन्होंने FY25 का पहले बोला था 23-24% का लोन बुक का ग्रोथ, फिर Q2 में आए नंबर्स मतलब ख़राब आ रहे थे सबके, तो उन्होंने रिवाइज कर दिया डाउनवर्ड्स दैट 10-12% जितना ही ग्रोथ आएगा। फिर Q3 में आए, वहाँ पे भी और प्रॉब्लम लग रहे, तो उन्होंने पूरा FY25 का गाइडेंस कर दिया 6-7% का 7-8% का जो लोन बुक का ग्रोथ आएगा, अराउंड उतना ही था, 7-8%, 7-6-7-8%। एंड FY26 के लिए उन्होंने बोला 8-20% के आसपास ग्रोथ करेगा, 18-20% लोन बुक। अभी कंपनी कभी रिवाइज करता है उतना, अब ऊपर जब गाइडेंस रिवाइज करता है, कि उनको आगे जाके मतलब लग रहा है कि ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो गया है, अभी कोई आगे जाके प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका इनका भी उन्होंने बोला है कि द डिसबर्समेंट्स आर मतलब दे आर एक्सपेक्टेड टू बी बेटर इन Q3, मतलब Q3 में अच्छे थे एंड Q4 में आगे जाके भी अच्छे होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। एंड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जो है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है, उन्होंने भी ऐसा बोला है। एंड दे आर कंटिन्यूसली नाउ फोकसिंग ऑन द सिक्योर्ड बुक, मतलब सब अपनी अभी सिक्योर्ड बुक की तरफ आ रहे हैं। आपका उज्जीवन ले लो, उन्होंने भी पहले बोला था 40% के आसपास करेंगे सिक्योर्ड बुक, पहले 30% था, वो भी अराउंड 40% आ गया है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहले 55-60% के आसपास था, वो अभी अराउंड 70% के आ गया है, 80% करने वाला है सिक्योर्ड बुक वाला। तो सब कंपनीज अभी सिक्योर सेगमेंट में आ रहे हैं। एंड उनका गाइडेंस है कि द सिक्योर्ड बुक जो है दैट वुड बी अराउंड 55% इन नेक्स्ट 1 to 2 years। एंड अभी कितना है 48%, जो 47% जो रिटेल फाइनेंस वाला, रिटेल एसेट्स जो बोल रहे हैं। एंड वो बोल रहे हैं दैट Q4 में दिस स्ट्रेस वुड कंटिन्यू एंड आफ्टर दैट Q1 ऑफ FY26 से द ग्रोथ विल स्टार्ट, मतलब ग्रोथ तो नहीं बोलूँगा, स्ट्रेस वुड रिड्यूस इन दिस सेक्टर, ग्रोथ का उतना बात नहीं किया उन्होंने, तो मतलब इनको ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। एंड they are expecting that they will focus more on their secured book, and they are telling that उनका जो collection efficiency है, if they are going to that is good in January and February में, मतलब they are expecting that it would be good in January February, and they are expecting that वो 98% के आसपास फिर से चला जाएगा जो collection efficiency था, तो अभी कितना 94.8 आ गया था, तो they are expecting 95-96 आएगा बाई 98% के आसपास इन एंड ऑफ फेब्रुवरी तक, मतलब Q4 में जो है। एंड वो बोल रहे हैं कि दिस सिचुएशन वुड ओनली पीक आउट व्हेन जो कलेक्शन एफिशिएंसी है दैट वुड रीच अराउंड 99% के आसपास, तो मतलब वो देखना पड़ेगा कब 99% होता है उनका कलेक्शन एफिशिएंसी, एंड वहाँ से मतलब दे विल स्टार्ट अगर फोकस करने लगे ग्रोथ पे ज़्यादा देखेंगे। एंड उन्होंने FY26 का जो गाइडेंस है वो तो अभी तक दिया नहीं है, एंड दे आर टेलिंग दैट वो Q4 में देंगे, मतलब Q4 और FY26 में दे विल प्रोवाइड विद अ फुल्ली फ्लेज्ड, मतलब पूरा जो गाइडेंस होगा उनका। एक अच्छा कि पूरा एक पेज में, मतलब PPT में जो होता है उनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंट है वहाँ पे एक पूरा पेज गाइडेंस से होता है, मतलब सब आपको कुछ नहीं देख समझ आता है तो ROE का डायरेक्शन देख लो, क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन देख लो, लोन बुक का ग्रोथ देख लो, एंड एसेट क्वालिटी देखना है। मेन तो यही चीज़ है पूरे जो सेक्टर है, सब सेक्टर में, मतलब नॉर्मल जो होता है हम कंज्यूमर में सेल्स ग्रोथ देखते हैं, इनमें हम लोन बुक का ग्रोथ देख लेते हैं और एसेट क्वालिटी और ROE का डायरेक्शन। ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।